हाँ जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनालॉजीज को सॉल्व करने का 3 स्टेप मेथोडोलॉजी देखी। ऑब्वियसली मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर आपको वोकैबुलरी आपकी ठीक नहीं है तो एनालॉजीज में आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हो जाएं, इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स जो पेयर्स वहाँ पे दिए होते हैं, तो फिर आपको वो एक्सपर्टीज किसी काम की नहीं है, आपको दे विल नॉट हेल्प यू आउट। तो बेसिकली लास्ट हमने देखा वो, आज हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक चीज तो होगी कि आपने एक्सपेंशन कैसे लिखनी है, पीएमएस में आती है समटाइम्स, और दूसरा हम देखेंगे कि वोकैबुलरी आपने कैसे इंप्रूव करनी है। सबसे पहले वोकैबुलरी वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सीएसएस और फॉर दैट पर्पज इन एनी कंपेटिटिव एग्जाम इज कि आप लोग कितने ज्यादा वेल रेड हो। ये मैं अक्सर इस चीज के ऊपर फोकस करता हूँ, मेरे तकरीबन हर लेक्चर में ही इस चीज के ऊपर बात होती है। रीडिंग आपको बहुत सारे तरीकों से हेल्प आउट करती है। आइडियाज को इंट्रोड्यूस करवाना, आइडियाज को एक्सपैंड करना, आइडियाज को कंपेयर करना, आइडिया को एनालाइज करना, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना, किसी चीज को कोट करना, दो चीजों को कंपेयर करना, नए वर्ड सीखना, वोकैबुलरी इंप्रूव करना, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? रीडिंग से आती हैं। और ये इतनी रीडिंग इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल कि यू डोंट इवन नाउ, और आपका ब्रेन ये सारी चीजें लर्न कर रहा होता है। आप सिर्फ और सिर्फ वहां से वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की खातिर रीडिंग कर रहे होते हो, या फॉर दिस सेक ऑफ नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ विजडम, फॉर द सेक ऑफ एनहांसिंग योर एक्सपोजर, उसके लिए आप रीड कर रहे होते हो, दूसरे का एक्सपीरियंस आप ले रहे होते हो। लेकिन आपको रिजल्टेंटली अनइंटेंशनली आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ये सारी चीजें लर्न कर रहा होता है। इसी लर्निंग के प्रोसीजर में एक प्रोसीजर वोकैबुलरी की लर्निंग का भी है। अब वोकैबुलरी आपने कैसे इंप्रूव करनी है? एक तो आपने रीडिंग करनी है डेली बेसिस पे, जर्नल रीडिंग अपार्ट फ्रॉम सिलेबस। दूसरे नंबर पे आपने डेली बेसिस पे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। मतलब फर्ज करें आपको ने किताब ली हुई, नॉवल आपको इंग्लिश में पढ़ रहे हो, उसके ऊपर आप रात को आपने फर्ज करें 5 पेजेस नॉवल के पढ़े, उन 5 पेजेस को रात के वक्त अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि वो आइडियाज जो आपने उधर डिस्कस, जो उधर आपने पढ़े थे, उन आइडियाज को आप अपनी अल्फाज में अगले तक पहुंचाने की कोशिश करें, खुद से लिखें। एक ये प्रैक्टिस करनी है। दूसरे नंबर पे वोकैबुलरी के लिए डेली बेसिस पे एक टारगेट अपने लिए सेट कर लीजिए। आई एम नॉट अ गुड पर्सन कि जो आपको बताऊं कि आपका क्या टारगेट होना चाहिए। यू आर द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड। अब वो डेली बेसिस पे आपकी लर्निंग 2 वर्ड्स की हो सकती है, आपकी लर्निंग 3 वर्ड्स की हो सकती है, 4 वर्ड्स की हो सकती है, 5 वर्ड्स की हो सकती है। इससे ज्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता। सबसे बेहतर तरीकाकार यह है कि 2 वर्ड्स डेली बेसिस पे आप लर्न करें। आपने करना क्या है, 2 वर्ड्स पढ़े, उनको उनका मतलब देखा, वो नए 2 यूनिक वर्ड जो आपकी वोकैबुलरी में पहले नहीं थे। आपकी रीडिंग में कोई नया वर्ड आया, एक वर्ड वो आपने अपनी पास देख लिया, लिख लिया। दूसरा वर्ड यूनिक आया, वो आपने अपने पास लिख लिया, उनको डिक्शनरी में देख लिया। ये पहली चीज तो ये है कि आपने रीडिंग में 2 नए वर्ड सीखने हैं। दूसरे नंबर पे आपने एक छोटी सी डायरी रख लेनी, इतने से साइज की डायरी, उसमें वो 2 वर्ड्स लिख लीजिए और आगे उनका मीनिंग लिख लीजिए, जो भी उनका मतलब है। तीसरे स्टेप ने आपने वही 2 वर्ड्स जो मैंने आपको पहले कहा ना कि आपने जो कुछ रीड किया उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। इनके आज अगर आप 5 पेजेस पढ़ते हो तो रात को आप कोशिश करो उनको एक पेज पे लाने की, एक पेज के ऊपर लिखने की। तो उस रीडिंग प्रैक्टिस में वो 2 वर्ड्स आपने यूटिलाइज करने हैं, वो 2 वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं राइटिंग में, कहीं ना कहीं उनको यूटिलाइज करना है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप इज नेक्स्ट डे आपका आ जाएगा, उसमें 2 नए वर्ड्स आपने लर्न किए, वो सारा जो चीज आपने की वो सारी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो उसको लिखा भी, उसके मीनिंग्स भी आगे लिख लिए एक नोटबुक में, और रात के वक्त आप प्रैक्टिस में आपने सिर्फ 2 नहीं प्रैक्टिस करने, 2 कल वाले भी प्रैक्टिस करने हैं और 2 आज वाले भी प्रैक्टिस करने हैं। 4 वर्ड्स के आपने राइट अप में प्रैक्टिस करना है। तीसरे दिन सेम प्रोसीजर रहेगा, लेकिन आप 6 वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे। पहले दिन के 2, दूसरे दिन के 2, तीसरे दिन के भी 2। चौथे दिन में आप 8 वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे, 5वें में आप 10 करेंगे, छठे में आप 12 करेंगे,
7वें दिन में एक पूरा वीक आपका गुजर जाएगा। पहले दिन के 2 वर्ड्स और आखिरी दिन के 2 वर्ड्स तक टोटल 14 वर्ड्स आपके, वो 14 वर्ड्स आपने अपने एक पेज में या 2 पेज के राइट अप में प्रैक्टिस करने हैं, उनको लिखना है। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा, पहले वो 2 वर्ड्स जब आपने किसी भी किताब से पढ़े थे तो आपके ब्रेन में वो गए, फिर आपने उनका डिक्शनरी में मीनिंग देखा, वहां से रीड किया, फिर आपके ब्रेन में वो चीज गई, फिर आपने उनको डायरी में लिखा और उनके मीनिंग्स लिखे, फिर वो आपके जेहन में वो बैठे, फिर आपने रात को उनको राइट अप में प्रैक्टिस किया, फिर वो आपके जेहन में बैठे। एक दिन में 5 दफा आपने उनको प्रैक्टिस किया। अगले दिन अगेन वो पहले 2 वर्ड्स आपने प्रैक्टिस किए, 6 दफा आपने एक ही वर्ड को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस किया। फिर उससे अगले दिन आपने वो 4 वर्ड्स कर लिए, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो पहले वर्ड्स को आपने 7 दिन कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस में रखा। इससे होगा क्या? वो वर्ड आपके ब्रेन का परमानेंट हिस्सा बन जाएगा। कहीं पे भी आप उसको लिख सकेंगे, कहीं पे भी आप बात एक्सप्रेस करते हुए उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। फर्स्ट स्टेप हो गया आपने यहां तक। अब होगा क्या? एक महीने में 30 डेज पर डे 2 वर्ड्स, आपने 60 वर्ड्स सीख लिए, 60 नए वर्ड आपने सीखे। एक और आपने काम करना है, हर वर्ड का एक सिनोनिम भी लिख लेना है साथ। उसको बेशक प्रैक्टिस नहीं करनी, लेकिन सिर्फ सिनोनिम लिख लेना है। दूसरा वर्ड उसका भी सिनोनिम लिख लिया, वो उसी डायरी के अंदर जिसके अंदर आप वो सारे नोट डाउन कर रहे हो, सिनोनिम्स भी और वो भी। तो आपके पास बेसिकली एक ही वर्ड आप लर्न कर रहे हो, साथ में एक एक उनका अल्टरनेटिव भी लर्न कर रहे हो, ताकि जब भी आप उनकी प्रैक्टिस करो तो आप उनके अल्टरनेटिव को भी देख लो, आपकी वर्ड्स में रेपिटेशन ना आए और आपके पास एम्पल डिक्शनरी इकट्ठी हो जाएगी। बाय एंड ऑफ द ईयर आपके पास, वैसे ही आपके पास बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स होंगे, लेकिन बाय एंड ऑफ द ईयर 365 डेज, तो अगर आप 2 से करें तो ये आपके बनते हैं 300 और 300 600, 60 और 60 120 और 5 और 5 10 130, 600 730, 730 वर्ड्स आप एक साल में नए लर्न कर लेते हो। और 2 वर्ड्स डेली याद करना, प्रैक्टिस करना इज नॉट अ बिग डील। दैट इज द मेथोडोलॉजी टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी। इसकी समझ आ गई? कोई मुश्किल तो नहीं है वोकैबुलरी इंप्रूव करना। जो आज का लेक्चर है उसकी तरफ, लेक्चर इज एक्सपेंशन राइटिंग। एक्सपेंशन बेसिकली होता क्या है? जब मैं सीएसएस के जर्नी के स्टार्ट में आया तो आई केम टू नाउ अबाउट अ फैक्ट, ये मैं अक्सर बात कोट करता हूँ अपनी ऑलमोस्ट हर क्लास में। मुझे एक चीज पता चली कि ये जो लोग 2 या 3 अटेम्प्ट सीएसएस की ले लेते हैं, वो बाय समहाउ दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी आइडिया, कोई भी टॉपिक उनको दे दो, वो उसके ऊपर 1-2 पेजेस लाजमी लिख लेंगे। आई वाज लाइक यार ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई बंदा हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ जानता हो? ये तो मुमकिन नहीं है। देन आई केम टू नो अबाउट दिस थिंग, एक्सपेंशन राइटिंग। उस दौर में ये सीएसएस का भी हिस्सा होता था। जब से ये नया सिलेबस आया तब से इन्होंने सीएसएस से निकाल दिया, लेकिन पीएमएस में अब भी आता है। समटाइम्स एक प्रोवर्ब दिया होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इस आइडिया को एक्सपेंड कीजिए। समटाइम्स एक पैराग्राफ लिखा हुआ होता है, मतलब पैराग्राफ शुरू हुआ है, 4-5 लाइनें हैं, उसके आगे डॉट 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 लिखे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इसको आगे आप एक्सपेंड कीजिए। उसी बात को आपने आगे तफसील में लिखना होता है। समटाइम्स शुरू में डॉट डॉट्स होते हैं और एंड वाला पैराग्राफ लिखा होता है और ये कहा जाता है कि इससे ऊपर की बात आप लिखें, एंड पे वो पैराग्राफ आपने ऐड करना है। ये डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं किसी भी आइडिया को एक्सपेंड करने की। वो चाहे टॉपिक हो, चाहे पैराग्राफ दिया हुआ हो, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पर आपने आइडिया को एक्सपेंड करना होता है। अब एक्सपेंड करने से क्या मुराद है? आइडिया एक्सपेंड करने से मुराद ये है कि जो कुछ उस आइडिया में बात हुई है वो आपने समझानी है अगले बंदे को। मतलब उसने तो एक लाइन में ही, एक पैराग्राफ में लिख दी ना, आपने उसे खोल के बताना है कि इससे क्या मुराद है। आप उसकी मिसालें भी देंगे, आप उसके रेफरेंसेस भी देंगे, आप उसकी कोट्स भी उसके रिलेटेड देंगे, कुछ भी आप उसके बारे में लिख सकते हैं। इसको एक्सपेंशन राइटिंग बोलते हैं। ये एक्सपेंशन राइटिंग है विच enables you guys to write anything, to write a little bit about anything, जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है। नाउ हाउ इज इट डन, वो मैं अब आपको बताता हूं कि एक्सपेंशन कैसे लिखी जाती है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं और कैसे उनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले याद रखिए, 1 या 2 पैराग्राफ का जो राइट अप होता है, दैट इज कंसिडर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ एन आइडिया।
आई लव स्टील के बर्तन। आप में से किस किस को पसंद है? दूसरे नंबर पे 3 से 4 पैराग्राफ्स अगर किसी भी चीज के बारे में लिखे जाएं, दैट इज कंसिडर्ड एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया। 4 से 10 पैराग्राफ अगर आप लिखते हो, दैट इज कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट ऐसे। 10+ पैराग्राफ्स अगर आप लिखते हो, दैट इज कंसिडर्ड एन ऐसे। आगे 50 पैराग्राफ्स तक आप चले जाएं, और 50 से भी ऊपर अगर आप जाते हो तो उसको आप रिसर्च पेपर कह सकते हो, उसको आप थीसिस कह सकते हो, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। ये जनरली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने चीजें बताई। अब एक्सपेंशन के अंदर 3 हिस्से होते हैं, और ये 3 हिस्से क्या क्या हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला हिस्सा, उसका नाम है इंट्रोडक्टरी पार्ट। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, the very first paragraph of expansion writing is considered as introductory part. इसमें आपने क्या करना होता है? जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऐसे, जिसके ऊपर मैं पहले लेक्चर दे चुका हूं, वो यूट्यूब पे पड़ा भी हुआ है, ऐसे वाले प्लेलिस्ट में आप उसे ढूंढ सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, जिस तरह आपने उसमें टॉपिक को डायरेक्टली हिट करना होता है, एग्जैक्टली यहां पे भी आपने वही काम करना है। डायरेक्टली टॉपिक के एसेंस के बारे में बात करनी है, उसको डायरेक्टली आपने हिट करना है। फिर वो जो पहला सेंटेंस आपने लिखा, उसकी हिटिंग के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको एक्सप्लेन करना है। मतलब वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में तो वो बामैनी बात होगी कि बड़ी वो आपके जहन में वो क्लियर कट बात होगी कि आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन लाजमी नहीं कि जो उसको सुन रहा है या जो उसको पढ़ रहा है उसके जहन में भी वो उतनी ही इंपॉर्टेंट बात हो, या उसके जहन को भी वो उसी तरह समझ आ जाए जिस तरह आपके जहन में वो समझी हुई बात है। तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है। ये 2 चीजें तो वही है जो हमने ऐसे के इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखी थी। अब यहां पे एक और चीज हम ऐड करेंगे एक्सपेंशन राइटिंग में, वो है निगेशन एंड एंडोर्समेंट। निगेट करना और एंडोर्स करना। अब निगेट करना और एंडोर्स करने से क्या मुराद है? किसी चीज की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, किसी चीज की अहमियत बताने के लिए आप हमेशा एंटीथीसिस प्रेजेंट करते हो। मतलब बच्चे को अगर आपने बताना है कि बच्चे धूप में नहीं जाना, तो आप उसको एंटीथीसिस प्रेजेंट करोगे कि अगर तुम जाते हो तो धूप में जाने से ये होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुमने धूप में नहीं जाना। कि जाने से क्या होगा, वो उसका एंटीथीसिस हो गया। ये होगी निगेशन। ये एक ह्यूमन बीइंग्स को समझाने का बड़ा प्यारा तरीका है। कुरान पाक ने भी इस चीज को अपनाया। वो क्या है? ला इलाहा, देयर इज नो गॉड। अल्लाह ताला की बात करने का अंदाज चेक करें। देयर इज नो गॉड इल्लल्लाह एक्सेप्ट गॉड। जो अगली बात करनी हो ना, उसकी अहमियत बयान करने के लिए आप पहले उस बात की निगेशन पे जाएंगे, पहले उस बात के एंटीथीसिस पे जाएंगे, पहले उस बात की अपोजिट साइड पे जाएंगे। जैसे हमने कहना हो ना, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, तो पहले हम क्या कहते हैं? यार ये देखो, इसका बेचारे की टांग नहीं है, तो इसके कितनी मजबूरी से इसको चलना पड़ रहा है। ये देखो, इसको गुर्दों की तकलीफ है, ये बेचारा डायलिसिस करवाता है हर रोज। ये बेचारा एंटीथीसिस प्रेजेंट कर रहे हैं, तंदुरुस्ती जहां पे नहीं है वो प्रेजेंट करके फिर हम कहेंगे इसलिए कहा जाता है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। वो वमा अरसलना का, और हमने आपको नहीं भेजा इल्ला रहमत लिल आलमीन, मासवाई ये कि तमाम जहानों के लिए रहमत बना के। ये रहमत वाले कॉन्सेप्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लियर करने के लिए पहले ये कहा कि हमने आपको नहीं भेजा। ये एक कहने का अंदाज है, इसको एंटीथीसिस कहते हैं। किसी भी आर्गुमेंट की निगेशन और फिर उसकी एंडोर्समेंट, निगेट करके और उसको एंडोर्स करना। अब ये थर्ड स्टेप है। पहले आपने डायरेक्टली टॉपिक को हिट कर दिया, फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर तीसरे नंबर पे एंटीथीसिस में गए, उसको मतलब उसका जो ऑपोजिट साइड है उसको एक्सप्लेन किया, और फिर जब वो निगेट करके आपने एंडोर्स कर दिया, देन फाइनली आपने एक्सप्लेन करना है, इसलिए ये बात कही जाती है। ये आपका पहला पार्ट है। एक्सपेंशन का पहला पैराग्राफ इन पैरामीटर्स के ऊपर लिखा जाएगा। इसमें कोई थीसिस स्टेटमेंट नहीं होती, इसमें कोई इस तरह की चीज नहीं होती। यहां तक समझ आई?
अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट इज एग्जाम्पल्स पार्ट। दूसरा पैराग्राफ आप स्टार्ट ही किसी मिसाल से कर सकते हैं। मतलब फर्ज करें आपका टॉपिक है टॉपिक क्या है, किसी को कौन से टॉपिक को एक्सपैंड करें। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये फर्ज करें आपका टॉपिक है कि किसी चीज को भी उसकी आउटवर्डली लुक के साथ आपने जज नहीं करना। अब इसमें आपने डायरेक्टली उस टॉपिक को हिट कर दिया, ठीक है, कि अ मैन शुड नेवर be judgmental about circumstances of another man or another thing, because no one can understand the feelings that the next person is going through without being at his place, or no one can understand the circumstances of a thing without considering, without being in those circumstances। ये आपने डायरेक्टली उसको हिट कर दिया। फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है, इसी बात के हम एक्सपेंड कर देंगे कि इससे मुराद क्या है। फॉर कोई बंदा गुर्बत में है और उसकी वजह से वो मांग रहा है, और आप उसके मांगने को ये तसव्वुर करो कि वो बगैर किसी वजह के उजर के मांग रहा है, तो वो गलत बात है। अनलेस एंड अनटिल यू नो हिज सर्कमस्टांसेस, या अनलेस एंड अनटिल यू हैव बीन इन हिज प्लेस, तब तक आप वो जज नहीं कर सकते। फिर आपने उसको निगेशन में चले जाना है कि जब हम वक्ती तौर पर जाहिरी कैफियत के ऊपर किसी को जज करने की कोशिश करते हैं, तो हमें इन द लॉन्गर रन नदामत का सामना करना पड़ सकता है। इन द लॉन्गर रन अगर हमारी जजमेंट गलत साबित होती है तो हमें माजरत करनी पड़ सकती है। इन द लॉन्गर रन अगर हमें ऐसा फील होता है कि जो कुछ हमने सोचा था उस चीज के बारे में वो गलत था, बल्कि उसके टोटली अपोजिट सिनेरियो था, तो हमारे रिलेशनशिप्स उससे मुतासिर हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी उसको जज ना करो, उसके किसी किताब को उसके कवर से जज ना करो जब तक आप उसके अंदर से देख नहीं लेते। एंड सेम गोज फॉर ब्यूटीफुल थिंग्स, कि कोई अगर बाहर से खूबसूरत है, बाहर से अच्छा है, तो इट डजंट मीन कि वो अंदर से भी खूबसूरत होगा। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। सेकेंड पैराग्राफ में एग्जाम्पल्स आपने कोट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई हिस्टोरिक रेफरेंस दे सकते हो, किसी ऐसे बंदे के बारे में रेफरेंस दे सकते हो जो विजिबली बड़ा अच्छा था, जो लुक वाइज बड़ा अच्छा था, जो लोगों के सामने बड़ा अच्छा था, लेकिन इनर सेल्फ में ही वॉज अ वेरी डार्क पर्सन, ही वॉज अ वेरी बैड पर्सन, जो लेटर ऑन हमें समझ आती है। बहुत सारी मिसालें हम लोग हिस्ट्री से कोट कर सकते हैं, बहुत सारी पर्सनैलिटीज ऐसे हम लोग हिस्ट्री से कोट कर सकते हैं जिनकी अच्छी ट्रेड्स हमें शुरू में नजर आते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो हमें प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए होते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल्स का पार्ट होता है, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने ज़हन में रखने होते हैं, और ये जर्नल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आप कहीं पे भी एग्जाम्पल्स कोट करने के लिए फॉलो करेंगे। पहले नंबर पे ये चीज है कि आपने जब भी एग्जाम्पल कोट करनी है, आप एक एग्जाम्पल, 2 या 3 भी कोट कर सकते हैं एक पैराग्राफ के अंदर। ये चीज हमेशा जहन में रखिए कि अगर आपने 2 एग्जाम्पल्स कोट करनी है या 3 एग्जाम्पल्स कोट करनी है, उनका सीक्वेंस उसी तरह होगा जिस सीक्वेंस में वो हिस्ट्री में अकर हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू कोट बुद्धा, सिद्धार्थ बुद्धा, उसकी कोई मिसाल आप देना चाहते हो, एंड एट द सेम टाइम यू वांट टू कोट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट, आप इन दोनों को कोट करना चाहते हो। बुद्धा हिस्ट्री में हजरत ईसा से पहले आए थे और हजरत ईसा बुद्धा से बाद आए थे, तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल्स का सीक्वेंस भी वही होना चाहिए। पहले आप बुद्धा को कोट करेंगे और फिर आप हजरत ईसा को कोट करेंगे। प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की भी आपने मिसाल देनी है, तो फिर हजरत ईसा के बाद प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की मिसाल आ गई। ये हिस्ट्री की या एग्जाम्पल्स को कोट करने का तरीकाकार है। जो जितना पुराना बंदा होगा वो उतना पहले कोट किया जाएगा। एक बात आपने ये ज़हन में रखनी है। दूसरे नंबर पे आपने ये ज़हन में रखनी है, फार हिस्ट्री पहले आएगी, देन नियर हिस्ट्री, देन करंट एरा। ऐसा आप नहीं करेंगे कि करंट एरा की आप पहले बात करें, फिर पिछली बात करें और फिर आगे की बात करें। कुछ इस तरह की आपने बात नहीं करनी, उसका सीक्वेंस हमेशा ज़हन में रखना है। सेकंड पार्ट, सेकंड पैराग्राफ, और समटाइम्स थर्ड पैराग्राफ, 3, मतलब अगर आप एक्सपेंशन 3 पैराग्राफ्स पे लिख रहे हैं
तो आपका सेकंड पैराग्राफ इज एग्जांपल्स पैराग्राफ। अगर आपकी एक्सपेंशन 4 पैराग्राफ्स की है तो आपका सेकंड और थर्ड पैराग्राफ ये दोनों एग्जांपल्स वाले पैराग्राफ होंगे। आप ये कर सकते हैं, एक या दो एग्जांपल्स आप एक पैराग्राफ में कोट कर दें और एक या दो एग्जांपल्स आप दूसरे पैराग्राफ में कोट कर सकते हैं। आप 4 पैराग्राफ की एक्सपेंशन लिख सकते हैं इजीली, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ये सेकंड पार्ट था, इसकी समझ आ गई? अच्छा, लास्ट पॉइंट इज अबाउट लास्ट पैराग्राफ। दिस इज योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में आपने और वो आर्ग्यूमेंट्स जो आप लेकर चल रहे थे उनकी बेसिस पे, मतलब आप ये कह सकते हो फ्रॉम एग्जाम्पल ऑफ, फर्ज करें आपने एक बुद्धा की एग्जाम्पल दी, एक आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल दी, एक आपने को करंट मोहम्मद अली जिन्ना की एग्जाम्पल दे दी। फ्रॉम एग्जाम्पल्स ऑफ बुद्धा, जीसस एंड Muhammad Ali Jinnah, it can be ascertained that never judge a book by its cover। मतलब ये तो मैं जस्ट मिसाल के तौर पर हमने ये टॉपिक लिया था ना, आपका जो भी टॉपिक होगा और जो भी आपकी एग्जांपल्स होंगी उनसे आपने असरटेन करना है, उनसे आपने रिजल्ट निकालना है जो एग्जांपल्स आप पहले कोट कर चुके हो। कि मतलब फर्ज करें आपका टॉपिक ये भी हो सकता है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो उनसे आप ये वो इसके ऊपर ये प्रॉपरली फिट आ रहे हैं। बुद्धा की एग्जांपल, हजरत ईसा की एग्जांपल और कायद आज़म की एग्जांपल, मतलब ये वो 3 पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने जिंदगी में वो अचीव किया जो आम इंसान के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बुद्धा निर्वाण एनलाइटनमेंट, दुनिया में उरूज पाना, उसकी बात करते हैं। दूसरे नंबर पे ये जो अल्लाह आपकी भला करे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, उन्होंने उस दौर में इतनी बड़ी जो उस वक्त की रोमन एम्पायर थी उनको उसको चैलेंज किया, उस दौर में उन्होंने वो तबलीग की, उस दौर में उन लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाया, इतनी मुश्किलात और इतनी तगोदो में से वो गुजरे, और आज वो क्रिश्चियनिटी इज द वर्ल्ड्स लीडिंग रिलीजन, सबसे ऊपर क्रिश्चियनिटी है, दूसरे नंबर पे इस्लाम है। फिर तीसरे नंबर पे कायद आज़म की एग्जांपल, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। कायद आज़म ने किस हद तक अनथक मेहनत की, 1 साल जस्ट वो अपनी मेहनत की के फल को पा सके और उसके बाद वो उनकी डेथ हो गई। वो भी आप कोट कर सकते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इन तीनों एग्जांपल से हम असरटेन करते हैं कि ये सारी, और आप अगर कोई कोटेशन बेस्ड है, कोई आर्गुमेंट बेस्ड है, कोई प्रूवर्ब बेस्ड आपका टॉपिक है, या इवन आपकी अगर पैराग्राफ है, पैराग्राफ से भी आप कोई कोटेशन उसकी बना सकते हो, जो भी आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग आती है उसको किसी से रिलेट कर सकते हो आप, तो उसकी फाइनलाइज जब आप कर रहे हो कंक्लूडिंग पैराग्राफ में, उसको एंडोर्स करने के लिए आप कोई और कोटेशन भी ऐड कर सकते हो, किसी और बंदे की उसी से मिलती जुलती बात भी आप वहां पे लिख सकते हो। होली बुक का रेफरेंस भी आप दे सकते हो, कुरान पाक में भी वो आता है ना कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, फॉर अ मैन देयर इज नथिंग बट व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर। जिस चीज के लिए वो कोशिश करता है उसके अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो मतलब किसी भी किताब, रिलीजियस बुक से या किसी भी और जगह से आप रेफरेंस दे सकते हो। ये कंक्लूडिंग पार्ट होता है। तो बेसिकली 3 हिस्से हमने डिस्कस कर लिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट, एग्जाम्पल्स वाला पार्ट और कंक्लूडिंग पार्ट। यही आपकी एक्सपेंशन होती है। ये पीएमएस में भी आती है और डिफरेंट फॉर्म्स में आती है, वो फॉर्म्स मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर लिए। अब अगर इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।